अकबर ने दिमाग लगाया, बीरबल ने हंसी, और दिमाग हार गया। सोचिए, शाही दरबार खचाखच भरा है, बादशाह अकबर का चेहरा गंभीर है, और तभी बीरबल हल्की सी मुस्कान के साथ ऐसी हंसी हंसता है कि पूरा दरबार सन्न रह जाता है। अकबर का दिमाग पूरी ताकत से चल रहा है, लेकिन उस एक हंसी के सामने सब धुआं हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या सच में दिमाग हार सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि उस दिन दरबार में ऐसा क्या हुआ जिसने अकबर जैसे महान शासक को भी चुप करा दिया, तो कहानी को आखिर तक सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर सच अपना चेहरा बदलता है। उस दिन आगरा के किले में कुछ अलग सी बेचैनी थी। अकबर ने रात भर सोचा था, गणनाएं की थीं, किताबें खुली थीं, सलाहकारों की राय ली थी। सुबह होते ही उन्होंने ऐलान करवाया कि आज दरबार में एक ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर अगर कोई नहीं दे पाया तो उसे शाही कोष में भारी जुर्माना भरना होगा। दरबारियों के चेहरे उतर गए। कुछ ने सोचा आज तो बीरबल भी फंस जाएगा, क्योंकि सवाल अकबर ने खुद अपने दिमाग से बनाया था। दरबार सजा। सोने के सिंहासन पर अकबर बैठे, आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने कहा कि ये प्रश्न ताकत का नहीं, बुद्धि का है। सवाल सुनते ही कई विद्वानों की सांस अटक गई। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। अकबर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो वे पहले ही जीत चुके हों। तभी बीरबल आगे बढ़ा। उसने सवाल पूरा सुना, कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक हंस दिया। ऐसी हंसी जिसमें न मजाक था न घमंड, बस एक अजीब सा भरोसा। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, बीरबल, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें उत्तर मिल गया? बीरबल ने सिर झुकाया, फिर बोला, जहांपनाह, उत्तर तो मिल गया है, लेकिन डर यह है कि अगर बोल दिया तो आपका सवाल ही हार जाएगा। अब ये सुनकर अकबर चौंक गए। उन्होंने कहा कि सवाल कभी हारता नहीं, आदमी हारता है। बीरबल ने कहा, यही तो भ्रम है जहांपनाह, और यहीं से कहानी ने करवट ली। बीरबल ने उत्तर देने के बजाय अकबर से एक छोटी सी अनुमति मांगी। उसने कहा कि जवाब देने से पहले वो दरबार में बैठे एक साधारण व्यक्ति से एक सवाल पूछना चाहता है। अकबर ने सोचा, इसमें क्या हर्ज है, और इजाजत दे दी। बीरबल ने उस व्यक्ति से बस इतना पूछा कि अगर उसे सच और डर में से एक चुनना हो तो वो क्या चुनेगा। उस आदमी ने बिना सोचे कहा, सच। बीरबल फिर हंसा। इस बार हंसी और गहरी थी। अकबर को अब समझ नहीं आ रहा था कि खेल किस दिशा में जा रहा है। तभी बीरबल ने अकबर के सवाल को पलटते हुए बताया कि असली उत्तर दरअसल सवाल में ही छुपा था, और अकबर अपने दिमाग से जिस जाल को बुन रहे थे उसी में फंसते जा रहे थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग समझने लगे, कुछ अभी भी उलझे हुए थे। अकबर को पहली बार एहसास हुआ कि बीरबल ने जवाब देकर नहीं, सोच बदलकर जीत हासिल की है। लेकिन तभी अचानक वजीर आजम ने खड़े होकर कुछ ऐसा कह दिया जिसने पूरी कहानी को फिर से पलट दिया। उसने कहा कि बीरबल की बातों में चालाकी है, लेकिन सच नहीं। अब माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अकबर सोच में पड़ गए कि किस पर भरोसा करें। बीरबल शांत खड़ा था, चेहरे पर वही हल्की मुस्कान। तभी अकबर ने एक ऐसा फैसला लेने का मन बना लिया जो आगे चलकर पूरे राज्य की दिशा बदल सकता था। और यहीं पर कहानी रुकती नहीं, यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्या अकबर बीरबल पर भरोसा करेंगे या वजीर की बात मानेंगे? क्या बीरबल की हंसी के पीछे कोई और राज है? और क्या सच में उस दिन दिमाग हार गया था या उसने हार मानने का नाटक किया था? अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का अगला हिस्सा जल्द आए तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यकीन मानिए, अगला मोड़ ऐसा होगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए ताकत है, और आपकी उपस्थिति दर्ज कराने का सबूत भी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय बीरबल जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आप भी उस हंसी का राज जानना चाहते हैं, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज गूंज जाती। अकबर सिंहासन पर सीधे बैठ गए। उनकी आंखें अब बीरबल और वजीर आजम के बीच घूम रही थीं। हवा में सवाल तैर रहा था, सच किसके साथ है? वजीर आजम ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, बीरबल बातों का जादूगर है। ये हंसी और उल्टी बातें करके सच्चाई को ढक देता है। अगर आज आपने इसे खुली छूट दी तो कल दरबार में हर कोई सवालों का मजाक उड़ाएगा। दरबारियों ने सिर हिलाया, कुछ ने जानबूझकर, कुछ ने डर के मारे। बीरबल अब भी शांत था। उसने न कोई सफाई दी न विरोध किया, बस इतना कहा, जहांपनाह, अगर सच कमजोर होता
तो उसे बचाने के लिए आवाज ऊंची करनी पड़ती, लेकिन सच को बस सामने रख दो, वही काफी होता है। अकबर के चेहरे पर कठोरता आ गई। उन्होंने आदेश दिया कि दरबार कुछ देर के लिए स्थगित किया जाए और बीरबल व वजीर दोनों को निजी कक्ष में बुलाया जाए। ये पहला ट्विस्ट था। निजी कक्ष में माहौल और भी भारी था। अकबर ने सीधे सवाल किया, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि आज तुमने मेरे सवाल को हराया? बीरबल मुस्कुराया, लेकिन इस बार हंसा नहीं। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने आपके सवाल को नहीं हराया, मैंने आपके डर को हराया। ये सुनते ही अकबर चौंक गए। डर? उन्होंने दोहराया। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, डर इस बात का कि अगर किसी दिन कोई आपसे ज्यादा साफ सोच ले तो आपकी बुद्धि कम साबित हो जाएगी। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। वजीर आजम की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत कहा, यह सरासर बदतमीजी है। लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कुछ पल की खामोशी के बाद अकबर हंसे, लेकिन ये हंसी बीरबल वाली नहीं थी। ये हंसी भारी थी, थकी हुई थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें लगता है मैं डरता हूं? बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, हर बड़ा दिमाग डरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ उसे मान लेते हैं और कुछ उसे छिपाते हैं। अब असली खेल शुरू हो चुका था। अकबर ने अचानक एक फरमान सुनाया, अगले 7 दिनों तक बीरबल दरबार में नहीं आएगा। दरबारियों के चेहरे खिल गए। वजीर आजम ने राहत की सांस ली। सबको लगा बीरबल हार गया। लेकिन बीरबल ने जाते जाते बस इतना कहा, जहांपनाह, 7 दिन काफी होते हैं सच को रास्ता ढूंढने के लिए। यही दूसरा ट्विस्ट था। तीसरे दिन ही आगरा में अजीब घटनाएं होने लगीं। छोटे छोटे फैसले गलत होने लगे। कर वसूली में झगड़े बढ़ गए। 2 सूबेदार आपस में लड़ पड़े। अकबर को हर फैसले में कोई ना कोई कमी दिखने लगी। रात को अकबर सो नहीं पाए। उन्होंने बीरबल की हंसी याद की, वो हंसी जो मजाक नहीं थी, चेतावनी थी। इधर वजीर आजम मौका देख रहा था। उसने अकबर के सामने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। वो जानता था कि अगर बीरबल वापस आया तो उसकी चालें उजागर हो जाएंगी। चौथे दिन एक और झटका लगा। शाही खजाने के हिसाब में गड़बड़ी निकली। अकबर गुस्से में थे। उन्होंने वजीर से जवाब मांगा। वजीर ने कहा, जहांपनाह, ये सब बीरबल की अनुपस्थिति का असर है। उसने लोगों को उलझा कर रखा था। लेकिन अकबर के दिल में शक पैदा हो चुका था। 5वें दिन अकबर खुद भेस बदलकर शहर में निकले। ये किसी को पता नहीं था। एक चाय की दुकान पर उन्होंने आम लोगों की बातें सुनी। कोई बोला, बीरबल होता तो बात अलग होती। किसी ने कहा, अब तो दरबार में सच बोलने वाला कोई बचा ही नहीं। अकबर का दिल भारी हो गया। 6ठे दिन उन्होंने गुप्त संदेश भेजा बीरबल को बुलाने का। लेकिन यहां तीसरा बड़ा ट्विस्ट आया। बीरबल मिलने से मना कर देता है। संदेश में सिर्फ एक पंक्ति होती है, जहां डर बोलता है वहां हंसी चुप हो जाती है। अब अकबर पूरी तरह उलझ चुके थे। क्या बीरबल नाराज है या कोई बड़ा खेल खेल रहा है? 7वें दिन अकबर ने पूरा दरबार फिर बुलाया। सिंहासन खाली था। अकबर नीचे आकर खड़े हो गए और बोले, आज मैं राजा नहीं, एक इंसान हूं और मुझे सच चाहिए। पूरा दरबार सन्न। तभी पीछे से एक जानी पहचानी हंसी गूंजी। लेकिन वो बीरबल नहीं था। ये हंसी किसी और की थी। और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि इस रहस्यमयी हंसी का सच, वजीर आजम का असली चेहरा और बीरबल की सबसे बड़ी चाल सामने आए, तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यकीन मानिए, अगला हिस्सा सिर्फ कहानी नहीं होगा, वो दिमाग और हंसी की आखिरी लड़ाई होगी। और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, जय बीरबल, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दरबार में जो घटनाक्रम पहले घटा था, उसके बाद भी हलचल कम नहीं हुई थी। लोग 2-4 दिन तक उसी मजाक की बात करते रहे। कोई बीरबल की चालाकी की तारीफ करता तो कोई मजाक के पीछे छिपे तर्क को सराहता। पर जिस लड़की के कारण झगड़ा हुआ था, चमकीली नजरों वाली रुक्मणी, उसका परिवार अब भी दरबार के पास ही रहा करता था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने जो किया ठीक तो था, पर सवाल यह है, क्या शहंशाह की गरिमा के लिए कोई बात ठोस नतीजे में बदलनी चाहिए? लोग हंस रहे हैं, पर क्या वो समस्या सच में सुलझी? बीरबल ने चुटकी ली और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर समस्या का हल हंसी से हो गया है तो क्या ही अच्छा, पर अगर आप चाहें तो मैं उस परिवार के लिए कुछ और कर दूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल का यह प्रस्ताव नए विवाद का कारण बना। कुछ दरबारियों को लगा बीरबल फिर से कुछ कर सकता है जो शोर बढ़ा देगा। लेकिन बीरबल का इरादा बिल्कुल साफ था।
वो न केवल हंसी बांटना चाहता था, बल्कि स्थायी समाधान भी देना चाहता था, जिससे लोगों के बीच घुल मिल की भावना आए। दिन था उजला और हवा में हल्की ठंडक थी। बीरबल ने रुक्मिणी के पिता को बुलाया और अपने छोटे से तख्त पर बुलाकर कहा, तुम्हारे पास जो समस्या है उसका हल मैं 2 हिस्सों में करूंगा। एक भाग तुम्हारे आर्थिक भविष्य से जुड़ा होगा और दूसरा भाग समाज के सम्मान से। पर पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे खेतों में वास्तव में पानी कम हो गया था? उसने हाँ कहा। बीरबल ने दरबारियों को हंसाकर कहा, तो पहले हमें पानी का स्रोत दुरुस्त करना होगा, फिर सम्मान। पानी में सम्मान भी तैरता है। बीरबल ने अकबर की अनुमति से उस गांव के लिए एक छोटी सी बावड़ी और नहर का प्रस्ताव रखा, मगर ये कोई नॉर्मल इंजीनियरिंग काम नहीं था। बीरबल ने उसे समाज निर्माण के रूप में रखा। गांव के कुछ लोग मिलकर मजदूरी करेंगे, कुछ बीज दान करेंगे और कुछ लकड़ी। दरबार के धन से भी कुछ सहायता दी जाएगी, पर प्रमुख मकसद ये था कि गांव वाले खुद मिलकर बनाएं, ताकि वे अपने प्रयास में गर्व महसूस करें। दूसरे रूप में सम्मान। बीरबल ने गांव में हर साल एक लोक त्योहार बनाने की बात कही, जहां रुक्मिणी और उसके परिवार को मुख्य अतिथि बनाया जाएगा। ये त्योहार उनके नाम से जुड़ा होगा और पूरे इलाके में ये बताने का काम करेगा कि कोई परिवार दर दर नहीं भटकेगा। अकबर ने इस विचार को स्वीकार कर लिया। अब बीरबल ने तीसरी बात की, जिसने दरबार को सबसे अधिक चौंका दिया। उसने कहा कि उन परिवारों के बच्चों को पढ़ाई का मौका दिया जाए और गांव में एक छोटी तालीम खाना, स्कूल खोला जाए। दरबारियों ने सोचा, बीरबल फिर से किसे खिलाना चाहता है, पर बीरबल ने समझाया कि शिक्षा ही लोगों में आत्मबल और आत्मसम्मान लाती है। कुछ महीनों में गांव बदल गया। बच्चों के चेहरे पर नई चमक थी। लोग मिलकर काम कर रहे थे और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने पहले रुक्मिणी के परिवार की बात पर निंदा की थी, वे अब खुद उस परिवार के घर जाकर बधाइयां देते। बीरबल का मजाक ही उस दिन की शुरुआत था, पर उसके नतीजे को लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। कई दरबारियों को अब ये लगा कि बीरबल ने फिर से जादू कर दिया, पर बीरबल ने शांत होकर कहा, जहां पनाह, जादू नहीं, सिर्फ समझ और थोड़ी हिम्मत। ये सब ठीक चल रहा था कि अगले मौसम में एक नई मुश्किल आई। दरबार में एक विदेशी कारोबारी पहुंचा, जो अनोखे वस्त्र और चमकीले खिलौने बेचता था। वो अपने साथ कई कलाकार और अजनबी खेल खिलावे लेकर आया। उसका नाम था निज़ाम-ए-हिंद। निज़ाम-ए-हिंद ने दरबार का चक्कर लगाया और बहुत जल्दी उसने अकबर के दरबारियों को प्रभावित कर लिया। उसकी चीजें अनोखी थीं, पर उसके साथ एक समस्या थी। उसने अपने सामान के साथ पक्के वादे भी किए कि चीजों के बदले में उसे केवल सुनहरा दाम मिलेगा, कोई दाम पर वार्ता नहीं। कुछ दरबारी इस कहर में चकित थे और उसी रात दरबार में चर्चा छिड़ गई। क्या विदेशी व्यापारी भरोसेमंद है? क्या वो जरूरतों का सही हिसाब रखता है? और सबसे बड़ी बात, अगर व्यापारिया धोखा देगा तो क्या होगा? अकबर ने कहा, मुझको ये समस्या जानकर अच्छा नहीं लगा। मैं चाहता हूं कि कोई इसका परीक्षण करे, पर किसी ऐसे तरीके से कि दरबार की शांति भंग ना हो। बीरबल ने फिर हंसकर कहा, जहां पनाह, आप परीक्षण तो पहले से ही कर रहे हैं। जहां अच्छे माल की कदर होती है, वहां लोग बोलते नहीं, बस खरीदते हैं। पर अगर आप चाहें तो मैं एक छोटा सा खेल कर रहा हूं। खेल में बीरबल ने व्यापारी से कहा कि वो अपने सबसे खूबसूरत खिलौने दिखाए। निज़ाम-ए-हिंद ने बड़े गर्व से एक जादुई कठपुतली निकाली। वो चिकनी, रंग बिरंगी और बेहद चालाक लगी। कठपुतली कुछ देर तक हर किसी का ध्यान खींचती रही, पर जब बीरबल ने उसकी जांच की तो उसे एक छिपा हुआ बॉक्स मिला, जिसमें वो कठपुतली के ऊपर एक छोटा सा नोट पड़ा था। यदि कठपुतली खरीदी जाए तो ये विशेष ध्वनि निकालता है, पर उसके अंदर असली ध्वनि देने वाला यंत्र नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा जहां पनाह, ये कलाकार की चाल है। दिखाने में कला है, पर सच्चाई में कुछ छुपा हुआ है। पर हमें किसी की असलियत को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो आग फैल सकती है। अकबर ने सोचा कि बीरबल हर बार की तरह संतुलित राय दे रहा है। उन्होंने निज़ाम-ए-हिंद से एक प्रस्ताव रखा, तुम यहां कुछ सप्ताह ठहरो, हमारे बाजार में कुछ वस्तुओं का प्रदर्शन करो, पर हर खरीदार को खुलकर बताओ कि वस्तु किस तरह काम करती है। निज़ाम-ए-हिंद ने शुरू में इनकार किया, पर बाद में उसने माना, क्योंकि दरबार की शक्ति का सामना करना मुश्किल था। उसने खुलकर बताया कि कुछ कठपुतलियां हैं जो वैसे दिखती हैं, पर असली जादू केवल कुछ में है। कुछ दिनों बाद लोग अनुभव से सीखने लगे। जो चीज़ असल में टिकाऊ और अच्छी थी, उसकी मांग बढ़ी, और जो सिर्फ दिखने में सुंदर थी, उसकी कीमत धीरे धीरे गिरने लगी। पर एक रात उस कलाकार ने चोरी करने का आरोप लगा दिया।
उसने कहा कि उसके कुछ अनमोल सामान गायब हैं और इसकी साजिश गांव वालों ने की। इसके बाद एक छोटी सी उलझन सी पैदा हो गई। कुछ दरबारियों ने तुरंत गांव वालों पर आंख उठाई। बीरबल ने कहा, आइए इस बार हम मजाक नहीं करेंगे बल्कि नाटक करेंगे। और उसने एक योजना बनाई। उसने निज़ामे हिंद के लिए एक नाटक रचा, एक नाटक जिसमें खुद व्यापारी की चाल और दिखावा साफ हो जाए, पर बिना किसी बेइज्जती के। नाटक की शुरुआत एक बाजार के दृश्य से हुई। बीरबल ने नकली कठपुतलियां, नकली नोट और कुछ फर्जी खरीदारों का इंतजाम किया। निज़ामे हिंद को भी आमंत्रित किया गया। दरबारियों और गांव वालों को भी बताया गया कि वो एक दिखावा नाटक है। पर असल मज़ा तब हुआ जब नाटक के बीच व्यापारिया ने खुद ही एक चाल चलने की कोशिश की और एक पुराने कानून के सहारे उसने खुद को बेनकाब कर दिया। निज़ामे हिंद ने महसूस किया कि वो हर बार अपने दिखावे पर टिक नहीं सकता। उसे और अधिक ईमानदारी अपनानी पड़ी। उसने अपने बचे हुए सामानों की कीमतें घटाईं और बाजार में काम करने वाले लोगों से मिलकर नई तकनीकें सीखीं। कुछ महीनों के भीतर वो व्यापारी भी गांव का एक स्वीकार्य सदस्य बन गया। सबकी मेहनत और बीरबल की सूझबूझ ने फिर से शांति दी। समय बीतता गया और बीरबल की प्रसिद्धि चारों ओर फैलती रह गई। पर बीरबल की सफलता की असली वजह केवल उसकी बुद्धि नहीं थी, बल्कि उसका मानवीय दृष्टिकोण था। वो मजाक में भी इंसानियत ढूंढ लेता और शिक्षा तथा सम्मिलन के रास्ते खोल देता। एक दिन अकबर ने उसे कमरे में बुलाया और कहा, बीरबल, तेरी सूझबूझ ने कैसे इतने काम कर डाले? क्या कोई ऐसी किताब है जो तू पढ़ता है? बीरबल ने धीमे से कहा, जहां पनाह, किताब तो बहुत पढ़ी है, पर सबसे बड़ा पाठ जीवन खुद देता है। और जीवन का पाठ यही है कि हर समस्या के पीछे इंसान का दर्द होता है, और दर्द को समझकर हल करोगे तो न केवल समस्या जाएगी बल्कि रिश्ते भी बनेंगे। अकबर गंभीर हो गया। उसे बीरबल की बात समझ में आ रही थी। तभी दरबार के दरवाजे पर एक नौजवान आया, बालों में धूल, आंखों में चमक और हाथ में एक पैकेट। उसने अकबर से अनुमति ली और कहा, जहां पनाह, मैं कल गांव के उस त्योहार में आया था और बीरबल के कारण मैं भी प्रेरित हुआ। मैंने अपना जीवन बदलना चाहा। मैंने कुछ छोटी छोटी चिट्ठियां लिखीं, लोकगीत संकलित किए और इन्हें आप तक लाने की हिम्मत की है। बीरबल ने चुटकी लेकर कहा, देखा जहां पनाह, ये वही असर है। जब लोग समझते हैं तो वे खुद भी बदलने लगते हैं। युवक के गीत और चिट्ठियां इतनी सरल और सच्ची थीं कि अकबर को उनकी आंखों में आंसू दिख गए। अकबर ने घोषणा की, इस युवक को दरबार का पुरस्कृत कवि बनाया जाए और उसे गांवों में घूम घूम कर लोकगीत एकत्र करने का काम दिया जाए। इस तरह बीरबल का मजाक न केवल विवाद मिटाने का जरिया बन गया, बल्कि वो एक छोटी सी क्रांति का कारण भी बन गया। संस्कृति की, आर्थिक सहयोग की और सबसे बड़ी बात, मानवता की। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। जहां जैसे ही लोग समझते गए, नए प्रश्न जन्म लेते रहे। हर समाधान के पीछे एक नया मौका छिपा रहता था। और इसी बीच एक दिन दरबार में एक अजब से जहरीला खत आया। खत पर एक अज्ञात मोहर और एक छोटा सा चित्र। खत के शब्द मात्र कुछ पंक्तियां थीं, जहां पनाह, उन्हीं की हंसी से सावधान रहिए। ये खत पढ़कर दरबार में खलबली मची। कुछ लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ मजाक का हिस्सा है, पर बीरबल ने आंखें बंद कर लीं और कहा, किसी भी चीज में दो चेहरे होते हैं और कभी कभी वो दूसरा चेहरा उस रोज के लिए खतरनाक हो सकता है जब लोग हंसते खेलते अपनी रक्षा भूल जाते हैं। बीरबल की सजगता ने दरबार की सुरक्षा बढ़ा दी, पर वो गहरा कारण जानना चाहता था। कौन भेज रहा था ये खत और क्यों? उसने तहकीकात शुरू की, पर इस बार उसने किसी तरह का नाटक नहीं रचा। उसने धीरे धीरे सबूत इकट्ठे किए, लोगों से बात की और उन संकेतों का मूल्यांकन किया जो खत में छिपे थे। खत के चित्र में एक पुराना प्रतीक था, एक उल्टी हुई हंसी वाली मुखाकृति, जिसे बीरबल ने पहले कहीं पर नहीं देखा था। उसने एक बूढ़े कार्टोग्राफर से चित्र दिखाया और वो बोला कि उसने ये चिन्ह किसी दूर दराज के समारोह में देखा है, जहां लोग नकाब पहनकर हंसी मजाक करते हैं, पर असल में उनके उद्देश्य भ्रमपूर्ण होते हैं। बीरबल की समझदारी ने उसे और सतर्क कर दिया। उसने निज़ामे हिंद से कहा कि कोई भी नया सामान या नया व्यक्ति अब बिना ध्यान के दरबार के भीतरी हिस्सों में प्रवेश न करे। निज़ामे हिंद ने तब सुझाया कि बाजार में एक सप्ताह के लिए विशेष अनाहूत प्रदर्शन लगाए जाएं, ताकि कोई भी छुपा हुआ तत्व खुलकर सामने आ सके। बीरबल ने फिर से योजना बनाई, पर इस बार नाटक नहीं बल्कि सतर्कता की जालबंदी। दरबार की सभी द्वारों पर छोटे छोटे परखने वाले लोग रखे गए और हर सभा में एक एक सदस्य की पहचान पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। इस सावधानी ने कुछ लोगों को परेशान किया,
पर बीरबल ने समझाया कि सुरक्षा भी एक प्रकार की संवेदना है। कई सप्ताह बीत गए और अंततः असली बात सामने आई। उन खतों के पीछे एक समूह था जो दरबार की हंसी और शरारत को हथियार बनाकर शहंशाह की प्रतिष्ठा गिराना चाहता था। पर बीरबल ने न केवल उनका षड्यंत्र रोका, बल्कि उन्हें समाज के सामने सुधार के जूते दिखाने का मौका भी दे दिया। बीरबल ने कहा, हंसी का इस्तेमाल बवंडर कर देने के लिए किया जा सकता है, पर यही हंसी समाज जोड़ने का काम भी कर सकती है, बस उसे दिशा की जरूरत है। जहां पनाह ने फिर से बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और कहा कि उसे पुरस्कृत किया जाए, पर बीरबल ने दिशा बदलकर कहा कि पुरस्कार का पैसा उन परिवारों में वितरित किया जाए जो अभी भी दरबार की मदद से फर्क ला सकते हैं। कहानी लंबी है और इसके कई मोड़ हैं, पर इस भाग का मकसद था ये दिखाना कि किस तरह एक मजाक जो छोटे से पल में नजर आता है, समय के साथ बड़ा असर पैदा कर सकता है। बीरबल ने हंसी के साथ साथ लोगों के दिल और दिमाग को भी बदल दिया। यदि आप चाहें तो मैं इसे और भी आगे बढ़ाकर 10,000 शब्दों का विस्तृत भाग बना दूं, जिसमें हम गांव के त्योहारों, निज़ाम हिंद के बदलते अनुभव, खत के संदर्भ में हुए गहरे अन्वेषण और उन लोगों की व्यक्तिगत कहानियां जोड़ेंगे जिन्होंने इस परिवर्तन को जिया। मैं पात्रों के बैक स्टोरी, संवादों और वर्णनात्मक दृश्यों को विस्तार से लिखकर पूरा भाग 10,000 शब्द तक लाकर दूंगा। नीचे कमेंट में सिर्फ जय बीरबल लिख दीजिए, मैं उसी दस्तावेज में जारी रखते हुए अगला विस्तृत 10,000 शब्दीय भाग जोड़ दूंगा। मैंने ये नया भाग इस दस्तावेज में जोड़ दिया है, आप इसे खोलकर पूरा पढ़ सकते हैं। नया भाग, बीरबल, खत और त्योहार के बाद। त्योहार के दिन की सुबह कुछ अलग ही शांति लिए आई थी। हवा में मिट्टी और गुड़ की खुशबू मिल रही थी। बच्चे अपने अपने रंग बिरंगे वस्त्रों में निकले थे और बाजार के गलियारों में लोक कलाकार अपनी अपनी थालियां सजाए खड़े थे। रुक्मिणी का परिवार अब त्योहार का केंद्र था, पर रुक्मिणी स्वयं शांत और गंभीर लग रही थी। भले ही उसने सारा संघर्ष सहकर समाज की संवेदना बदली थी, उसकी आंखों में अभी भी कुछ अनकहा था। बीरबल ने महसूस किया कि किसी भी बदलाव के बाद सबसे ज़रूरी काम यह है कि लोग उस बदलाव के अर्थ को आत्मसात कर लें, वरना सब कुछ फिर वही पुराना बन सकता है। इसलिए उसने तय किया कि इस बार त्योहार में केवल नाच गाना नहीं होगा, वो लोगों के बीच अनुभव बांटने का भी मंच होगा। उसने गांव के चौपाल के लिए एक छोटी सी ओखली गठित करवाई, जहां लोग अपनी अपनी दास्तां कह सकें। संध्या के समय जब सूर्य धीरे धीरे झुकने लगा और मिट्टी की खुशबू और भी गाढ़ी हुई, रुक्मिणी ने कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज ठहराव भरी और स्पष्ट थी। उसने कहा, मेरे गांव में वो दिन भी था जब मैं शर्म और आशंका में जीती थी, पर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि किसी ने मेरा हाथ थामा, और वो हाथ सिर्फ किसी का नहीं था, वो तो हमारी साथी समाज का हाथ था। बोलते बोलते उसने गांव वालों की ओर देखा और वहां हाथ मिलाने वाले चेहरों पर गौरव की चमक थी। बीरबल ने उसे मुस्कुरा कर देखा। उसे ठीक उसी क्षण का इंतजार था जब लोगों की आवाजें बदलाव का समर्थन स्वयं कर देंगी। मगर तभी अकस्मात कुछ हलचल मची। बाजार के एक कोने में कुछ लोग हाथ पांव मारकर चीख रहे थे। किसी ने देखा कि वहां से एक संदिग्ध चेहरा भागता दिखाई दिया। बीरबल की आंखें तुरंत सतर्क हो गईं। वही खत के संकेत। बीरबल ने बिना हंगामा किए कुछ सहायकों को भेजा और स्वयं भी धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। छोड़कर आई चीख सहज ही डर नहीं फैला सकी, क्योंकि इस बार गांव के लोग, जिनके हृदय में अब सुरक्षा और जागरूकता दोनों थे, शांत रहे। कुछ तीव्र तरह के लोगों ने संदिग्ध की दिशा पकड़ी और चौंक गए कि वो चेहरे पर नकाब और हाथ में एक छोटी सी पट्टी लिए हुए एक वृद्ध जैसे दिखने वाला व्यक्ति था। जब उसे घिरा हुआ देखकर पूछा गया कि वो कौन है, उसने घबराकर कहा कि वो केवल एक भिखारी है, पर उसकी बातों में उलझन थी। बीरबल ने पूछा, तुम किसके लिए आते हो? तुम्हें इतने खास निशानों के साथ यहाँ इतना डरावना संदेश भेजने की क्या जरूरत पड़ी? वृद्ध ने सिर नीचे झुकाया और फिर धीरे धीरे बोला, मैंने कभी सुना था कि हंसी यहाँ के लिए जरूरी है, पर कुछ लोग उस हंसी को हथियार बनाते हैं। मैंने सुना था कि कुछ लोग नकाब पहनकर आते हैं और अराजकता फैलाते हैं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी उनके बीच फंस जाऊंगा। उसकी बातों से थोड़ा सा रहस्य घटा, पर पूरा कुछ और छुपा हुआ था। बीरबल ने बूढ़े की नीली आंखों में झांका और महसूस किया कि वो मानो किसी बड़े कारवां का हिस्सा नहीं, पर घटिया फितरत वाले कुछ लोगों का खिलाड़ी है। बीरबल जानता था कि ऐसे लोग अक्सर बड़े योजनाकारों के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं
और जो पत्र आया था वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि फैलाने की रणनीति भी हो सकती थी। इस बीच निज़ामे हिंद ने स्वेच्छा से अपनी दुकान के सामने एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई। वो अब ईमानदारी से व्यापार करना सीख गया था और गांव के लोगों ने भी उसका स्वागत करना शुरू कर दिया था। उसने बाजार के बच्चों के लिए कुछ खिलौने मुफ्त बांटे और उनका चेहरा खिल उठा। ये देखकर बीरबल का मन खुश हुआ।